नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़े अंकों की बात कर लें। अंकों की बात जब कर रहे हैं तो मैं आपको दो तरह से दो चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो 52 से लेके अभी तक हमने 2019 तक 17 लोकसभा के इलेक्शंस हुए, 17 लोकसभा इलेक्शंस। तो एक उस जर्नी को आपको जरा चाहूंगा कि आप एक सरसरी तौर पे उसको देख लें, और फिर जिस तरह से मैं इस डेटा को देख रहा हूं या मुझे जो समझ में आ रहा है उसको भी एक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज कांग्रेस जहां खड़ी है, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, राहुल गांधी घूम रहे हैं, तो कांग्रेस का की एरियाज क्या है, उसको कहां काम करना है अगर उसको इस देश में रेलेवेंट रहना है और उसको एक विपक्ष से थोड़ी बेहतर भूमिका, मतलब वो विपक्ष से फिर से सरकारी पार्टी बनने का जो उसका अगर वो बनना चाहती है तो उस रास्ते को भी देखेंगे कि वो संभव है कि नहीं। तो एक मैं आपको टेबल ए दिखा रहा हूं। टेबल ए में हिंदुस्तान में मैंने आपको पहले ही बताया था 17 चुनाव हुए हैं, उसमें से 10 चुनाव में क्लियर मेजॉरिटी मिली है। मतलब जो भी हमारा हाफ वे मार्क है उससे ज्यादा की सीट रूलिंग पार्टी के पास आई है, तो वो क्लियर मेजॉरिटी है। 7 चुनाव ऐसे हैं जहां पे कोलिएशन करके सरकार बनी है और गठबंधन की सरकार है। 7 ऐसे चुनाव हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि 52 से 84 तक लगातार जो 8 चुनाव हुए थे उसमें क्लियर मेजॉरिटी थी। फिर एक दौर आया 89 से 2009, ये 20 साल का दौर, इसमें गठबंधन का युग आया। 7 इलेक्शन हुए, वन आफ्टर द अदर, और ये सब गठबंधन की सरकारें हुई। तो अगर हम 52 से अभी तक की इस पूरी जर्नी को, अगर जो आज तक है इसको, अगर हम 70 साल की जर्नी हो रही है, अगर इसको हम अलग अलग हिस्सों में देखें, जो कोलिएशन का दौर है उस कोलिएशन के दौर में वो दौर 89 से शुरू हुआ और 2014 तक चला, तो मतलब 25 ईयर्स, 25 साल। तो 37 ईयर्स क्लियर मेजॉरिटी, फिर 25 ईयर्स गठबंधन, और पिछले 8-9 साल से हम लोग का फिर क्लियर मेजॉरिटी। तो 3 फेज हैं, लेकिन मैंने सुविधा के लिए जो क्लियर मेजॉरिटी हैं उनकी टेबल ए बना दी है, जिसमें 52 से 84 के इलेक्शन और फिर 16वीं और 17वीं लोकसभा 2014 और 2019 की लोकसभा जिसमें बीजेपी को मेजॉरिटी मिली। अच्छा, फिर मैंने टेबल बी बना दी है। टेबल बी में कौन, मतलब किसकी कोलिएशन बनी वो बनाया है और कौन विनर। अच्छा, इन सारे उसमें मैंने 2 काम किए हैं। विनर, जो भी पार्टी जो विनर रही उसकी सीट्स, और वोट परसेंटेज। ये वोट परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। जब आपको आगे मैं इस पर कुछ एक आपको एक तरह से देखने के लिए कहूंगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा। वोट परसेंटेज, रनर अप जो पार्टी सेकंड आई उसकी सीट्स, और वोट परसेंटेज। इस 2 तरह से मैंने आग्रह किया कि आप इस 2 तरह से इसको देखिए। ये चीज कोलिएशन और इसमें कॉमन है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब से आज तक इलेक्शन हुआ, जो मैक्सिमम क्लियर मेजॉरिटी एक पार्टी को सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ सीट और इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, वो 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी को मिली, और उसमें उनके 415 सीट्स आई और 48.1% वोट मिला, अनप्रेसिडेंटेड। तो ये सबसे बड़ी वोट परसेंटेज उनकी थी। अब अगर आप सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज ये भी देखिए कि जो रनर अप रहा उसमें सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किसकी थी और किस समय थी, वो भी जरा एक इंटरेस्टिंग फिगर होगी। 1989 में जब वीपी सिंह जी की जनता दल सरकार बनी तो आपको कोलिएशन गवर्नमेंट पहली बार बन रही थी, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जब आप टेबल बी पे अगर नजर डालें, टेबल बी में आप देखेंगे कि जनता दल को जो वोट मिले थे वो 17.8% थे, 17.8%। सीट मिली थी 143, और जो मेजर ऑपोजिशन पार्टी थी, जो नंबर, मतलब जो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट थे, हालांकि इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज एंड सीट्स वो सबसे बड़ी पार्टी थी 1989 की, लेकिन ऑपोजिशन में बैठी थी। कांग्रेस को 197 सीट्स मिली थी और 39.5% वोट, जनता दल के दुगने से भी ज्यादा वोट उसको मिले थे, लेकिन वो ऑपोजिशन में बैठी थी। ये बात को इसलिए समझना जरूरी है कि जब एक पॉपुलर मैंडेट, जब एक देश के लोग ये खड़े होकर कहते हैं कि नहीं,
आपके साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम किसी और के साथ सरकार बनाएंगे। तो ये इस तरह की आती हैं, इस तरह की संभावनाएं होती हैं। कभी कभी किसी पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष से लोगों को इतने थक जाते हैं कि नहीं, हम इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, 84 में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वो सीट और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज लेके आ रहा है, वो 89 में मतलब 39.5% वोट पाने के बाद भी, 197 सीट पाने के बाद भी सरकार नहीं बनाता है, क्योंकि एक परसेप्शन ऐसा बन गया था कि वो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं कोई पैरेलल नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन अगर वीपी सिंह ने उस समय जो भी एक चलाया था और पूरे देश में घूमे थे और एक जो माहौल बनाया था, उसको आप अगर आज देखें कि अगर वो माहौल एक बार सत्ता पक्ष के अगेंस्ट में बन जाता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपका अगर रिड्यूस मैंडेट हो जाता है और अगर आपकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती तो आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं होता है। तो वही बात 89 में हुई थी। ये टेबल बी मैंने कहा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टेबल सी दिखा रहा हूं, और वो टेबल सी जब आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि टेबल क्या है। उसकी हेडिंग आप देखिए, टोटल वोट्स परसेंटेज, टोटल वोट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टीज। जो सब पार्टी सबसे बड़ी थी और जो पार्टी नंबर 2 की थी, उसका वोट परसेंटेज कितना है, दोनों का टोटल। 52 से 2019 तक का मैंने पूरा डिटेल आपको दिया है। आप अगर एक नजर इस पे डालेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि केवल 3 बार ऐसा हुआ है कि पहले नंबर की पार्टी और 2 नंबर की पार्टी, इन दोनों का वोट परसेंटेज मिला के 50% से कम हुआ है। वो 2009, 2004 और 1996 3 बार, जब वो 47.3, 48.6, 49% रहा है, 50 से कम। नहीं तो बाकी 14 साल में, 14 इलेक्शंस में फर्स्ट और सेकंड पार्टी का टोटल वोट जो है वो 50% रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब मैं इसकी बात आपसे इसलिए शेयर कर लूं कि एक चीज समझने वाली है। आज बीजेपी 37% वोट पे बैठी हुई है, 37.6% वोट पे। कांग्रेस 19.49 पे बैठी है, दोनों मिलके 57.1% आ रहा है। मेरी निश्चित मान्यता है कि इस समय अगर देश में बीजेपी को कोई पार्टी चुनौती दे सकती है तो वो केवल और केवल कांग्रेस है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भी धुरी बननी है, जो भी बनना है, वो कांग्रेस के अगल बगल बनना है। ये जो फेडरल फ्रंट और ये फ्रंट या वो फ्रंट और थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट का कोई माने ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप उस 50% को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप नहीं उस रेस में। और कांग्रेस विद 19.5% वोट, मुझे नहीं लगता है कि आप कांग्रेस को वहां से रूल आउट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना इसलिए है कि आप जितना भी कर लें, अब आपको मैं एक टेबल डी, सिर्फ 4 ही टेबल है, टेबल डी की भी बात कर लें थोड़ी देर। टेबल डी की बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस को सीरियसली एक कंटेंडर बनना है, उसको बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, और कौन आएगा, क्या कोलिशन होगा, क्लियर मेजॉरिटी होगी नहीं होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो करना है तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को अपने वोट परसेंटेज भी बढ़ाने होंगे और कांग्रेस को सीट्स भी बढ़ानी होंगी। अगर कांग्रेस आज 19.6, 19.49 पे है, कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से जो क्वालिफाइंग है, जहां पे वो इस स्थिति में आ जाती है कि बीजेपी को नहीं आएगी, वो मार्क है 27% ऑफ द वोट्स। 27% वोट कांग्रेस को लाने ही लाने हैं। मतलब अभी से करीब 7-7.5% वोट का इजाफा नहीं होगा तो कांग्रेस कहीं रेकनिंग में नहीं रहेगी। और अगर कांग्रेस 10% वोट बढ़ा लेती है, अगर वो 30 का आंकड़ा छू जाती है, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस लीडिंग और सबसे बड़ी पार्टी, और मतलब वो उस मैजिक फिगर के आसपास रहेगी। अभी ये बात सुनने में अजीब सी लगे, लोग कहें अरे ये कहां की आप ये, लेकिन आप कैलकुलेशन खुद देख लीजिए, घुमा फिरा के देख लीजिए, ऊपर नीचे करके देख लीजिए। अब मैं एक छोटी सी और आपके साथ चीज शेयर कर लूं, टेबल डी जो मैंने कहा था, वो इसलिए शेयर कर लूं कि ये कैसे हो सकता है और ये कहां होने की संभावना है और कांग्रेस को कहां पिच करना है। मेरे हिसाब से कांग्रेस को बिहार में कुछ पिच नहीं करना, उसका गठबंधन ऑलरेडी है, अच्छा बुरा जो भी होगा गठबंधन करेगा। महाराष्ट्र में कुछ नहीं करना है, झारखंड में कुछ नहीं करना है, तमिलनाडु में कुछ नहीं करना है, जम्मू कश्मीर में। 5 राज्यों में कांग्रेस को
उसका एक गठबंधन है, वो गठबंधन के में हैवी वेट नेता हैं, वो सारे नेता कांग्रेस की जो भी लोकल लीडरशिप है उससे बहुत बड़े हैं और वही अपने वेट से उसको आगे ले जा रहे हैं। कांग्रेस को 5 राज्यों में केवल कॉन्सेंट्रेट करना है, केवल 5 राज्यों में। वो राज्य हैं, मैं उसको टेबल डी में आप देख लीजिए। यूपी 80 सीट्स, वेस्ट बंगाल 42 सीट्स, मध्य प्रदेश 29 सीट्स, कर्नाटक 28 सीट्स और राजस्थान 25 सीट्स। इन 5 राज्यों में 3 जगह बीजेपी की सरकार है, 1 जगह कांग्रेस की सरकार है और 1 जगह ममता बनर्जी की सरकार है, मतलब तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। इन 5 राज्यों में टोटल सीट्स जो हैं वो 204 हैं, 204। ऊपर मैंने अगर आप देखिए ध्यान से तो उस राज्य में कितनी सीटें और उसमें कांग्रेस की सीट कितनी ये मैंने दिया है। यूपी में 1 सीट है 80 में, वेस्ट बंगाल में 42 में 2, मध्य प्रदेश में 29 में 1, कर्नाटक में 28 में 1, राजस्थान में 25 में 0। तो कुल इन 204 सीटों में कांग्रेस के पास आज की तारीख में केवल 5 सीटें हैं। नीचे मैंने वोट प्रतिशत दिए हैं और वोट प्रतिशत के साथ साथ यूपी में मैंने, आप देखेंगे ब्रैकेट्स में, जो उनके 2 बेस्ट सीट के टर्म्स में परफॉर्मेंस रहे हैं। ये तो टोटल मैंने आपको इन वोट परसेंटेज की बात की है, लेकिन सीट के परफॉर्मेंस जो 2 बेस्ट रहे वो दिए। अच्छा, ये एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर लूं, ये मैंने केवल पिछले 6 चुनाव को लिया है। 6 चुनाव को इसलिए लिया है कि जब से बीजेपी का वर्चस्व हुआ, बीजेपी की पहली सरकार 1990, वैसे तो 1996 में 13 दिन की बनी थी, लेकिन मैं 1998 की सरकार से लिया हूं, जिस समय 13 महीने की सरकार बनी थी, उससे लेकर 1998 से अभी तक 6 इलेक्शन हुए हैं। उसमें से 2 कोलिएशन में बीजेपी ने बनाए, 2 क्लियर मेजोरिटी में बनाए और 2 कोलिएशन में कांग्रेस बनाए। तो मैंने पिछले 6 को इसलिए लिया कि वो लीडरशिप अभी भी कहीं ना कहीं है, पुरानी लीडरशिप, पुराने कांग्रेस का। अब आप 84 की बात करें या 52 की बात करें, उसके बहुत माने नहीं। मैंने पिछले ये 20-22 साल के इलेक्शंस को ही लिया, जिससे एक ज्यादा सही पिक्चर सामने आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि 2009 में यूपी में कांग्रेस को 21 सीट मिली थी और उससे के बाद जो सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 1999 में था, जब 10 सीट मिली थी। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में 6 और 6 उसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है 2009-2004 में, वो मैं ब्रैकेट्स में देता गया हूं। मध्य प्रदेश में उसको 2009 में 12 सीट्स, 1999 में 11 सीट और उसी तरह से कर्नाटक में 1999 में कांग्रेस को 18 सीट मिली हुई थी, 98 में 9 सीट्स। राजस्थान में 2009 में कांग्रेस को 20 सीट मिली हुई है, ये याद रखिएगा, और 1998 में 18 सीट मिली थी। और ये मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूं कि एक अंदाज आपको रहे कि कांग्रेस वहां क्या कर सकती है। ये जो वोट परसेंटेज है इसको मैंने टोटल को जोड़ दिया है, डिवाइडेड बाय 6। जो एवरेज वोट परसेंटेज कांग्रेस को यहां लाना चाहिए वो 10.81 है यूपी में, और उसी तरह से मैंने हर स्टेट का दिया है। और अगर आज आप देखें तो यूपी को अपना जो एवरेज वोट पिछले 6 इलेक्शंस का है 10.81, आज वो 6.4 पे है, उसके ऊपर निकलना होगा। अगर वो उसके ऊपर नहीं निकलती है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। वेस्ट बंगाल में उसका जो अभी परफॉर्मेंस है 5.7, उसको 12% से ऊपर निकलना है। मध्य प्रदेश में अभी उसको 34.5, उसको 38% से ऊपर निकलना है। उसी तरह से कर्नाटक में 29.4, उसको 37.7 से ऊपर निकलना है। और राजस्थान में अभी उसको 34.24, उसको 40.46 से ऊपर निकलना है, तभी वो कुछ कर पाएगी। अब मेरे हिसाब से अगर वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 6 इलेक्शंस करती है सीट वाइज, मैं फिर बोल रहा हूं सीट वाइज, कांग्रेस का उस स्टेट का जो बेस्ट परफॉर्मेंस इन लास्ट 6 इलेक्शंस है, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस को अगर हम जोड़ें तो कांग्रेस को बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से 77 सीट्स कांग्रेस के खाते में आ रही हैं, और कांग्रेस के सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन लास्ट 6 इलेक्शन के हिसाब से 54 सीट्स, और कांग्रेस का जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है इस बार का उसमें 5 सीट। तो कांग्रेस को अपने सेकंड बेस्ट और बेस्ट, कोशिश तो करनी चाहिए बेस्ट से ऊपर निकले, लेकिन सेकंड बेस्ट से नीचे तो आ ही नहीं सकते हैं। और अगर कांग्रेस इस 54 का आंकड़ा पार करती है तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सीधे सीधे इसमें से जो 4 राज्य हैं उसमें वो सीधे सीधे बीजेपी को डेंट कर रही है। और अगर 50 सीटें 303 से बीजेपी की कम हो रही, बाकी राज्य छोड़ दिए, वो बिहार में क्या गेन करेगी, महाराष्ट्र में क्या गेन करेगी, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इन जगह वो 54 फिगर को क्रॉस करती है तो
303 से अगर 50 कम होते हैं तो 253, और अगर ये 50 बढ़ते हैं तो 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार कर रही है इन 5 स्टेट। अब एक चलते चलते जिसको बोलते हैं ना, एक जो असली मुद्दे की बात है, यूपी और वेस्ट बंगाल में ये डिसीजन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को लेना है और ममता बनर्जी जी को वेस्ट बंगाल में लेना है कि अगर वो कहीं से बीजेपी को रोकना चाह रही हैं तो उनको अपने साथ कांग्रेस को लाना होगा। कांग्रेस को वहां जूनियर पार्टनर ही बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इन दोनों स्टेट में कांग्रेस का अपना वजूद नहीं है, लेकिन उनको कांग्रेस को अपने साथ लाना होगा। याद दिलाने के लिए सिर्फ बता दूं, बिहार में 2019 के इलेक्शंस में ये ठीक से समझ में आ गया था बीजेपी को और अमित शाह को कि अगर जेडीयू को नहीं आए तो उनका फिर सफाया हो सकता है। उनके सिटिंग मेंबर 22 थे एमपी, उन्होंने 5 सिटिंग मेंबर के टिकट काट के जिस जनता दल यू के 2 मेंबर थे उनको 17 सीट दी, खुद 17 सीट ली। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो इस धर्म को इसलिए निभाए क्योंकि उनको पता था कि इससे क्या होने वाला है। उसी तरह से ममता बनर्जी जी को और अखिलेश यादव जी के ऊपर मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बीजेपी को हराने के लिए कितने सीरियस है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बिना वो सीनियर पार्टनर रहेंगे, कांग्रेस को भी वहां जूनियर पार्टनर बन के ही वो इलेक्शन लड़ना है, लेकिन थोड़ा तो इसमें बड़ा दिल दिखाने की सभी को जरूरत है। और लेकिन जो लीड करता है, जो नेतृत्व देगा, उसको ज्यादा बड़ा दिल दिखाना होगा। मेरे हिसाब से ये डुएबल है, लेकिन इन 5 राज्य ही इसकी कुंजी फाइनल करेंगे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।